हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 14 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स, मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। साथ ही साथ एटुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम बनाया हुआ था बिहार एसएससी सीजीएल के लिए, टोटल उसमें 15 सेट हैं। सभी 15 सेट को मैंने कंप्लीट करा दिया था। उसका भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था। अगर आपको आंसर पहले से पता है फ्रेंड्स तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज में महिला रेजिमेंट का नाम झांसी की रानी रेजिमेंट था। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे। स्वतंत्र भारत पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के सन्मुखम सेठी थे। राइट आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और इन्होंने ही स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न हमारा, और यहाँ पर देखिएगा केसी नियोगी जो थे ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, केसी नियोगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। 1975 में भारत के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, इसका नाम आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 अप्रैल 1975 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। किसकी सहायता से, तो सोवियत संघ की सहायता से इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा कि कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कोलेरू जो है एक मीठे पानी का झील है और यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। यह झील गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में बनती है। आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 1 आया हुआ है उसमें टोटल 15 सेट है। सभी 15 सेट को मैंने कंप्लीट करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिए 2011 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार एसएससी में हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास के, उनको मैंने एक ही वीडियो में कवर करवा दिया है। साथ ही साथ पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित जितने भी प्रश्न 2011 से अब तक पूछे गए हैं उनको भी मैंने कवर करवा दिया है। इसी प्रकार से सभी विषय को मैं आपको कवर करवा दूंगा। उन दोनों वीडियोज़ का पुस्तक और उनके लेखक और हिस्ट्री वाला डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केरल राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा जनवरी 2021 में की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है दंती दुर्ग ने किया था। किसने किया था, दंती दुर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनकी राजधानी कहाँ पर थी, तो मान्याखेत थी। मान्याखेत थी, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मान्याखेत। और देखिए दंती दुर्ग ने चालुक्य वंश का शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके यह स्वतंत्र राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिनमें से कितने सदस्य जो है देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो याद रखना है संविधान सभा में 389 थी। ठीक है, संविधान सभा का चुनाव जो है जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था, जिसमें सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। इसमें से 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, कांग्रेस के 208 और मुस्लिम लीग के जो थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। इसके अलावा देखिए 15 अन्य जो थे वो या थे स्वतंत्र थे या फिर अन्य दल के थे। ठीक है,
तो याद रखेंगे इसको भी। राइट आंसर यहाँ पूछा गया है कि देसी रियासत से, तो देसी रियासत से कितने थे, 93 थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि अस्थाई अगर पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद देखिए, मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। मकर विलक्कू जो है यह मकर संक्रांति के अवसर पर केरल में जो है इसका वार्षिक जो है उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव सबरीमाला के अयप्पा स्वामी मंदिर में होता है। सबरीमाला के अयप्पा स्वामी मंदिर में होता है। अगला प्रश्न कर लेंगे कि माल्थीजियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है या बढ़ रही है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर इसका जनसंख्या हो जाएगा। माल्थस को जनसंख्या वृद्धि पर काम करने के लिए जाना जाता है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस जो थे एक अंग्रेजी विद्वान और क्लर्क थे। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के माल्थुजियन सिद्धांत को विकसित किया और बताया कि जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से किस राज्य में कुंचिकल जलप्रपात है। देखिए कुंचिकल जलप्रपात जो है यह भारत के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिला में है। ठीक है, किस नदी पर है, तो वराही नदी पर है। नदी का भी नाम आप ध्यान रखेंगे। चलिए राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए, निम्न में से किस राज्य ने सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में नल से सीधे गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, याद रखेंगे सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना जो है यह उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, इसके साथ ही उड़ीसा का पूरी जो है उड़ीसा का पूरी शहर यह देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां सभी घरों में लोगों को 24 घंटे नल से शुद्ध पीने का पानी मिल पाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में, और फ्रेंड्स देखिए बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक के लिए हम लोग टेलीग्राम पर एक पेड ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ पर डेली आपको क्विज कराया जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। मात्र जो फी रखा गया है 149 रुपये रखा गया है। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। आपको पूरी जानकारी जो है टेलीग्राम ग्रुप में दी गई है, या फिर आप इस नंबर पर पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर, इस पर आप पेमेंट कर दीजिएगा 7320003029। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ 7320003029। इस पर पेमेंट कर दीजिए। गूगल पे, पेटीएम जो भी डिजिटल पेमेंट है ये कर सकते हैं। और देखिए इस नंबर पर 98 010 84 558। ठीक है, इस पर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। ग्रुप जो है 7 से 8 जुलाई के बीच जो है स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम 10 तक। ठीक है, आप पेमेंट कर दीजिए। केवल 200 स्टूडेंट को जोड़ा जाएगा, इसके बाद लोगों को वहाँ पर ऐड नहीं किया जाएगा। इस पर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप, आपको स्वतः ऐड कर दिया जाएगा। और जिस नंबर से आपका टेलीग्राम है ना, वो नंबर बता दीजिएगा ताकि ऐड करने में सहूलियत होगी। देखिए भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है। तो यह आर्टिकल जो है कौन सा है, आर्टिकल 98 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 98 है। इसमें जो है संसद के सचिवालय के लिए प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिए एनडीआरएफ का जो स्थापना दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो है सन 2006 में हुई थी और इस वर्ष यानी कि 2022 में इसका 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली इसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य ने अपने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया। देखिए कलरव का आयोजन जो है ये बिहार राज्य ने किया है। बिहार का पहला पक्षी उत्सव है। इसका आयोजन जो है जमुई जिले के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया था। ये बिहार हो जाएगा। उसके बाद देखिए सलीम अली चिड़िया अभयारण्य, सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है कहाँ स्थित है। एक है सलीम अली नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में है, और सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये गोवा में है। ठीक है, गोवा में है। उसके बाद देखिएगा कि रूपसी हवाई अड्डा जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है।
रूपसी हवाई अड्डा जो है यह है असम में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम में यह स्थित है। उसके बाद देखिए बीच बचाओ आंदोलन, बीज को बचाओ किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये उत्तराखंड में शुरू किया गया था, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चिपको आंदोलन भी यहीं पर शुरू हुआ था। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो फ्रेंड्स ये रखा गया है समवर्ती सूची में। अच्छा, समवर्ती सूची में क्या है? तो देखिए इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र इत्यादि को रखा गया है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में स्थित खेतरी खदान जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी जो है यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है और तांबा उत्खनन के लिए यह फेमस है। राइट आंसर इसका तांबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है यह मनाया जाता है 29 जून के दिन, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो पीसी महालनोबिस थे, इन्हीं के द्वारा किए गए इनके उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन के अवसर पर 29 जून को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या निकल गया, मैं बता देता हूँ, जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन डे। उसके बाद देखिएगा कि अथपू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो अथपू प्रवाल द्वीप जो है यह प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है? ट्रैक 1.5 डायलॉग जो है यह आयोजित किया गया है भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के किया है हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षा चुनौतियों और संधारणीय मुद्दों की पहचान करने के लिए। तो ये आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स जो है कौन प्रकाशित करता है? तो ये प्रकाशित करता है कौन? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको प्रकाशित करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इसको कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ की गई? तो देखिए यह जो पाइपलाइन है यह बिहार में कहाँ से प्रारंभ की गई? तो ये बिहार का जो पूर्वी चंपारण जिला है, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज को जोड़ती है। अमलेखगंज, नेपाल के अमलेखगंज, ठीक है, और मोतिहारी को जोड़ती है। तो राइट आंसर ये मोतिहारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसका स्प्रिंगफील्ड न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो देखिए न्यू जर्सी दिया गया है। अच्छा, आपसे अगर बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर पूछेगा, ठीक है, तो ये आपका नई दिल्ली में है। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? भारत की प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है ये कहाँ पर की जा रही है? तो राइट आंसर इसका पटना हो जाएगा। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में कहाँ पर है? तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य जो है यह बिहार के भागलपुर में अवस्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। उसके बाद देखिए बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है? बिहार का पहला रामसर साइट जो है यह कांवर लेक है जो कि बेगूसराय में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स यह नर्मदा नदी घाटी से जो है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा नर्मदा नदी घाटी। उसके बाद देखिए भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपने प्रधानमंत्री चाणक्य जो थे कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उन्हीं की सहायता से किया था। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो यह गांधार शैली में प्राप्त होती है। किस शैली में? तो गांधार शैली में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, गांधार शैली। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सार्वजनिक काल में सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो देखिए फ्रेंड्स, खिलजी वंश का जो दूसरा शासक था अलाउद्दीन खिलजी,
इसने आर्थिक तथा बाजार नियंत्रण व्यवस्था सल्तनत काल में इसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रही थी। और देखिए इसने जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने, बाजार नियंत्रण प्रणाली, घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किया था। तो यह अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 1565 में जो है ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण रहा था यह तालीकोटा का युद्ध। इसको राक्षसी तंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है, राक्षसी तंगड़ी या फिर बनीहट्टी, ठीक है, बनीहट्टी का युद्ध, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करते थे। अष्ट दिग्गज जो थे यह कृष्णदेव राय के दरबार के 8 तेलुगु साहित्य के महान कवि थे। और यहाँ पर देखिए अष्ट प्रधान ये मंत्री परिषद था शिवाजी का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पेशवा का पद होता था जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, प्रभावशाली पद होता था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक पूछा गया है। तो देखिए अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना जो है लॉर्ड क्लाइव ने किया था। लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा राइट आंसर इसका। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो फ्रेंड्स यह जो है प्रारंभ कहाँ से हुई थी, तो यह मेरठ से हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ से हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो ये बिरसा मुंडा थे। इन्हीं के नेतृत्व में 1899-1900 में यह विद्रोह जो है हुआ था। मुंडा विद्रोह उलगुलान विद्रोह से जुड़े हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा बिरसा। उसके बाद देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो दयानंद सरस्वती ने किया था। यहाँ पर देखिए दयानंद सरस्वती पूरा दिया गया है। दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, इनकी पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति, देखिए भारत रत्न जो है पहली बार यह 2 जनवरी 1954 को जो है दिया गया था। और पहली बार यह 3 लोगों को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और CB रमन को। यहाँ पर देखिए S राधाकृष्णन दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। 5 पहाड़ियों से बिहार का शहर जो घिरा है वह राजगीर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राजगीर है। राजगीर को जो है बिहार का शिमला भी कहा जाता है। और राजगीर में वेणुवन, राजगीर में वेणुवन, ठीक है, भगवान बुद्ध का प्रसिद्ध बगीचा है। तो बगीचा है या वेणुवन, याद रखेंगे, राजगीर में है। बिहार की चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो चिरांद जो कि छपरा में है और चेचर वैशाली में है। नवपाषाणिक संस्कृति का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इन दोनों स्थान से ताम्र पाषाणिक काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा। ठीक है, नवपाषाणिक संस्कृति। उसके बाद देखिएगा कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था। तो बाबा ठाकुर दास ने 1906-07 में जो है पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था। तो ये जयराम दास दौलतराम बने थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है यह इरी झील और ओंटारियो झील के बीच में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो रूर घाटी है ना, रूर घाटी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये अंग्रेजी में जो रूर घाटी है यह जर्मनी का सबसे विशाल और सबसे फेमस यह कोयला क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा सार बेसिन और अचेन बेसिन, ये तीनों जो हैं यह जर्मनी में है। लॉरेन बेसिन जो है ना यह जर्मनी में नहीं है, यह फ्रांस में है लॉरेन बेसिन। तो ये फ्रांस लॉरेन बेसिन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। तो उत्तर का वेनिस जो है यह सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे किसको कहा जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है। तो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला यह जो है दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित एक पर्वतमाला है। तो स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि चंबल नदी पर
राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह जो है यह स्थित कहाँ पर है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। राणा प्रताप बांध जो है राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध भी राजस्थान में है, ठीक है। गांधी सागर बांध जो है यह मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। गांधी सागर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो भरमौर जो है ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसको नाहवा सेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, यह महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया है, एक पर्ण फलक में सिराओं का विन्यास है। तो देखिए पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा रचना यानी कि क्या कहा जाता है? वेनेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, आपने देखा होगा, इससे मध्य सिरा कहा जाता है, ठीक है, इसको मध्य सिरा कहा जाता है। पत्तियों के दो तरह की सिरा रचना होती है, जालिका रूपी और समानांतर सिरा विन्यास। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु HNO3, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, इसी का उपयोग किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको स्पिरिट ऑफ नाइटर कहा जाता है, या एक्वा फोर्टिस इसको कहा जाता है। एक्वा फोर्टिस इसको कहा जाता है, या फिर स्पिरिट ऑफ नाइटर भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी एक स्थूल कणिक आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट और फेल्डस्पार होते हैं? तो यह जो है ग्रेनाइट है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब हम प्याज काटते हैं तो इसमें से एक गंध उत्सर्जित होती है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी है? तो देखिए ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो टोटल जो फंडामेंटल यूनिट है मूल भौतिक राशि वे 7 हैं। ये संख्या याद कर रहा है, कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, यह है लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की परिणाम का मोल, ठीक है। एसआई पद्धति में 2 संपूरक मूल मात्रक भी हैं, एक समतल कोण का रेडियन है और घन कोण का स्ट्रेडियन है। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका बताइए करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए विद्युत धारा का हो जाएगा, ठीक है, एम्पियर। उसके बाद देखिए अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण जो है इसमें से कौन सा है? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें से अनुदैर्घ्य का जो उदाहरण है वो आपका ध्वनि तरंग हो जाएगा। प्रकाश जो होता है ना, ये अनुप्रस्थ का उदाहरण है। प्रकाश किसका है? अनुप्रस्थ का है। उसके बाद देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है ये प्रिज्म के द्वारा, प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो क्या होता है? ये 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रिज्म से है जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तो ये प्रिज्म द्वारा किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने समान होते हैं, यानी कि मेल खाते हैं? तो यह तापमान जो है यह कौन सा है? बताइए राइट आंसर -40 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता मापी जाती है तो इसको डायोप्टर में, इसको डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। एफ फोकस दूरी है जो कि हमेशा मीटर में होती है, और ये पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर में डिनोट किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए डायोप्टर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI, ठीक है, तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है, ये पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग जो है नहीं किया जाता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरण, ठीक है। एक्स रे का जो है CT स्कैन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वो कौन सी है? तो ध्वनि तरंग जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है,
आवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति में उसके परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। बाकी चाल, तरंग दैर्घ्य, आयाम ये सब परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित कण है, यानी कि चार्जलेस पार्टिकल है? तो ये आपका इसमें से न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन जो है चार्जलेस है, इसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया था। उसके बाद देखिए ओम मीटर जो है किसका मात्रक है? ओम मीटर जो है यह किसका मात्रक है? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का मात्रक है। उसके बाद चलेगा कि नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र इसका क्या हो जाएगा? Al2O3, ठीक है, Al2 देखिए यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देख लीजिए कि पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता का जो है ये किया जाता है किस संख्या में? ऑक्टेन संख्या में, और डीजल की सीटेन संख्या में, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑक्टेन संख्या, पेट्रोल की ऑक्टेन और डीजल को सीटेन संख्या में, यहाँ सीटेन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? सबसे उच्च गलनांक जो है किसका होगा, बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोरोन का। उसके बाद देखिए एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, तो इसमें से एंटीबायोटिक जो है यह कौन सा है? तो पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक, ठीक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। उसके बाद देखिएगा कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक जो है यह मीथेन है, CH4 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको कहा जाता है, CNG, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, CH4। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा के घटक होते हैं। तो अम्ल वर्षा में HNO3, H2SO4, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारी जल का रासायनिक सूत्र, तो ये D2O होता है, याद रखेंगे D2O होता है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। उसके बाद देखिए लैंगरहैंस की दीप का जो इंसुलिन का स्राव करते हैं, स्थित होते हैं, तो ये अग्नाशय में है। लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा जो कोशिका है उससे इंसुलिन स्रावित होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो इसमें जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? कॉपर सल्फेट का किया जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो होता है इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो देखिए कॉपर सल्फेट ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए इसको जो है नीला थोथा भी कहा जाता है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 × 5H2 इसका फॉर्मूला होता है नीला थोथा का। अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का जो घटक नहीं है वो कौन सा इसमें से नहीं है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर कैल्शियम हो जाएगा, बाकी जो है क्लोरोफिल के घटक हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। अगला प्रश्न है देखिए क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है जो सिंथेटिक पिगमेंट भी इसको कहा जाता है, और इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के तत्वों से होता है। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है, तो ये जाइलम के द्वारा। भोजन पूछेगा तो फ्लोएम हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए और अपना स्कोर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम पेड ग्रुप से जुड़ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराया जाएगा।